हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में लिम्फेटिक सिस्टम का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया। इस क्लास में हम इम्यूनोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जब हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली चीज जो हमें याद करने की आवश्यकता है वो है कि सब वो सेल जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है वो कौन सी है, तो वो बी सेल है, बी लिम्फोसाइट। और इसका जो वेपन है जिसके द्वारा ये जो पैथोजन है उसको नष्ट करेगी, वो वेपन क्या है इसके पास, वो है इसका एंटीबॉडी। तो जैसा आपको पता है कि एंटीबॉडी किसमें होती है, सीरम में, यानी फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड के अंदर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो ब्लड में हो, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसमें हो, लिम्फ में हो। तो इनडायरेक्टली ये एंटीबॉडी एक तरीके से लिक्विड मीडियम में प्रेजेंट है, तो हम इसको लिक्विड इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में तीन चीजें अपन याद करेंगे, बी सेल, एंटीबॉडी और एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। क्योंकि लिक्विड का मतलब है सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी उसके अंदर मौजूद नहीं है, सेल के बाहर, कंपार्टमेंट के बाहर मौजूद है। इसलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके विरुद्ध काम करती है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस के विरुद्ध काम करती है। इसका मतलब अगर पैथोजन सेल कंपार्टमेंट के अंदर चला गया है तो हमारी ह्यूमोरल इम्यूनिटी वहां पे कारगर नहीं है। तो इसलिए जो सेल के अंदर पैथोजन है उनको नष्ट करने के लिए एक दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी बॉडी के द्वारा शो की जाती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम अब बात कर रहे हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी की। नेक्स्ट क्लास में हम किसको डिस्कस करेंगे, सेलुलर इम्यूनिटी। इसका मतलब बी सेल के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन को डील किया जाता है और टी सेल्स के द्वारा इंट्रासेलुलर पैथोजन को या एंटीजेंस को डील किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस इम्यूनिटी की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है इसकी बी सेल। तो बी सेल के अंदर सबसे पहले हमें याद रखना है कि इस बी सेल का निर्माण और इसका परिपक्वन बोन मेरो में ही होता है। लेकिन निर्माण और इसका परिपक्वन होने के पश्चात इसको क्या कर दी जाती है, पोस्टिंग दे दी जाती है, इसको इसके ऑफिस में भेज दिया जाता है, जहां पे रहकर ये क्या करेगा, जो इन्फेक्शन करने वाले पैथोजन है उनके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ेगा। तो इसका जो पोस्टिंग है वो कहां मिलती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सब ये बोन मैरो से निकल कर कहां चली जाएगी, लिम्फ नोड में चली जाएगी, स्प्लीन में चली जाएगी। क्लियर? तो वहां जाकर ये पैथोजन का इंतजार करेगी। तो उस प्रक्रिया को समझने से पहले हम बी सेल के बारे में एक दो महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इस बी सेल के मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। एम का मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड। जब ये अपना रिस्पॉन्स शो करेगी तब वो क्या होंगी, फ्री एंटीबॉडी होंगी। वो किसमें होंगी, वो बॉडी फ्लूइड में होंगी। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो बी सेल की मेम्ब्रेन पर दो प्रकार की एंटीबॉडी बंधी रहती हैं, उनका नाम है आईजीएम और आईजीडी। इस आईजीएम और आईजीडी के साथ आईजी अल्फा और आईजी बीटा को शामिल कर लिया जाए तो दोनों को सामूहिक रूप से बी सेल रिसेप्टर कहा जाता है। इसमें से एंटीजन यानी एपिटोप को आइडेंटिफाई करने का काम तो आईजीएम और डी करते हैं, किंतु जो सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल का काम किया जाता है वो आईजी अल्फा और बीटा के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये बी सेल जब किसी एंटीजन से क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है, तो कुछ को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का भी सिक्रेशन करती है। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है B7, इसको CD80 या CD86 भी कहते हैं। ये को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल टी हेल्पर सेल्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है।
इसके अलावा इसके पास कुछ एडहेसिव मॉलिक्यूल भी होते हैं, जैसे CD54, CD58। ये एडहेसिव मॉलिक्यूल बी सेल और टी सेल की जो बाइंडिंग है उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्टेबल करने का काम करते हैं एडहेसिव मॉलिक्यूल। इसके अलावा कुछ को-स्टिमुलेटर भी होते हैं, को-स्टिमुलेटर रिसेप्टर भी होते हैं, जैसे CD19, CD21। तो एक ओवरऑल हमें याद रखना है कि सब बी सेल पर मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी का नाम क्या है, एम व डी। को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल कौन सा है, B7, इसको CD80 या CD86 भी बोल देंगे। क्या करेगा, टी हेल्पर सेल्स के CD28 के जो रिसेप्टर है उसके साथ बाउंड कर क्या करेगा, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा। एडहेसिव मॉलिक्यूल क्या करते हैं, बी और टी सेल की जो बाइंडिंग है उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि साहब ये किस प्रकार बी सेल किसी पैथोजन के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर एंटीबॉडी के रूप में अपना रेस्पॉन्स शो करती है। तो सबसे पहले जब हमें यह भी पता है कि बी सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह काम कर सकती है क्योंकि फेगोसाइटिक नेचर होती है, तो जब किसी मल्टीवेलेंट एंटीजन को क्या किया जाता है, इसके एंटीबॉडी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, तो मल्टीवेलेंट एंटीजन को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, अंदर ले लिया जाएगा और इस पेप्टाइड को फिर क्या किया जाएगा, डाइजेस्ट किया जाएगा और उसके एक पार्ट को एमएससी क्लास मॉलिक्यूल के साथ इसके मेम्ब्रेन पर क्या कर दिया जाएगा, एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखें, मल्टीवेलेंट एंटीजन को क्या किया जाएगा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा, उसका डाइजेशन किया जाएगा और उस एंटीजन के एक छोटे से पार्ट को एमएससी क्लास सेकेंड के रूप के साथ क्या कर दिया जाएगा, मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार सबसे पहला सिग्नल जो बी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा है, इस एंटीजन का रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस और उसके बाद एमएससी के साथ इसका एक्सप्रेशन इसकी मेम्ब्रेन पर। और जैसे ही जो एंटीजन है एमएससी क्लास सेकेंड के द्वारा इसके मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस होता है, बी सेल एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये क्या करती है कि अपनी मेम्ब्रेन पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन को प्रदर्शित करना स्टार्ट कर देती है, जैसे एक को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है B7 और ऐसा एक दूसरा जिसको अपन बोलते हैं CD40। तो ये इस प्रकार के प्रोटीन का एक्सप्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। इन जो को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स और CD40 जो मॉलिक्यूल्स है, इनका जो इंटरेक्शन होगा वो टी हेल्पर सेल्स के रिसेप्टर के साथ होगा। तो जब ये एमएससी क्लास सेकेंड एंटीजन इसकी मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस कर दिया जाएगा, तो हम जानते हैं कि एमएससी क्लास सेकेंड एंटीजन को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, टी हेल्पर सेल्स, CD4 सेल्स। तो ये CD4 सेल का टी सेल रिसेप्टर एमएससी क्लास सेकेंड एंटीजन को क्या कर लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा और देखो CD4 रिसेप्टर क्या करेगा, उसको वेरीफाई कर लेगा। अब इसका जो B7 को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल है वो इसके CD28 रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और CD40 के लिए इसमें टी हेल्पर सेल में CD40L का विकास हो जाएगा। जब CD40L के साथ इंटरेक्ट करेगा तो बी सेल है उसको क्या मिलेगा, सेकंड सिग्नल मिलेगा और ये सेकंड सिग्नल के थ्रू क्या करेगा, साइटोकाइन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस के लिए बी सेल पर अब बहुत सारे साइटोकाइन रिसेप्टर का निर्माण हो जाएगा। इसके साथ जब ये B7 को-स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो ये टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से साइटोकाइन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और जैसे ही साइटोकाइन रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बी सेल अब मल्टीप्लिकेशन फेज में आ जाती है। अब ये बी सेल क्या करना स्टार्ट कर देती है, प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देती है। अब ये बहुत सारी प्रकार की कोशिकाओं में यानी इसका क्लोनल एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, यानी ये विशेष प्रकार की बी सेल अब बहुत सारी बी सेल में डिवाइड हो जाती है। इन बी सेल्स में
प्रोलिफरेटिंग बी सेल्स में कुछ बी सेल्स बड़ी होकर प्लाज्मा सेल्स में क्या हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और कुछ सेल मेमोरी सेल के रूप में मौजूद रहती हैं। तो जो प्लाज्मा सेल्स के रूप में डिफरेंशिएट हुई है वो सेल क्या करती हैं, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करती हैं। और ये एंटीबॉडी का टाइप कौन सा होता है, आईजीएम, जो पेंटामेरिक क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन है। जैसे ही आईजीएम ब्लड में रिलीज किया जाता है, फर्स्ट यानी इसको प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। इस प्राइमरी रेस्पॉन्स में आईजीएम के बाद में जो दूसरी एंटीबॉडी सीक्रेट की जाती है वो कौन सी है, आईजीजी। लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स में आईजीएम का अमाउंट ज्यादा होता है और आईजीजी बहुत कम होती है। क्लियर? अब ध्यान से देखें, वो प्लाज्मा सेल, उनमें से कुछ प्लाज्मा सेल्स क्या हो जाएंगी, वक्त के साथ डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो एंटीजन एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं वो कहां चली जाएंगी, हमारे जो स्प्लीन के कुछ विशेष क्षेत्र में चली जाएंगी, और वहां वो क्या करेंगी, जो फॉलिकल्स हैं, स्प्लीन के फॉलिकल्स हैं या लिम्फ नोड के जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर माइग्रेट हो जाएंगी। और जब ये इस फॉलिकल के अंदर माइग्रेट होंगी तो प्रोलिफरेशन के द्वारा इस फॉलिकल के अंदर इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और इनकी बहुत सारी जो बड़ी भी संख्या है उसको अब क्या कहा जाएगा, जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर क्या है कि यहां पे बी सेल प्रोलिफरेशन के द्वारा बी सेल का काउंट बढ़ गया है। इस जर्मिनल सेंटर में AID एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडिन डीएमिनेज एंजाइम के द्वारा दो प्रोसेस को अंजाम दिया जाएगा। एक होगा सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन और दूसरी प्रोसेस क्या होगी, जैसा हमने बात की थी कि जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आइसोटाइप बनती है, उसको क्या बोलते हैं, क्लास स्विचिंग। क्लियर है? तो इस जर्मिनल सेंटर में एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटिडिन डीएमिनेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन किया जाएगा, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है, एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है उसमें क्या किया जाएगा, डिफरेंट जो अल्टर्ड फॉर्म्स है उनका निर्माण किया जाएगा, और दूसरा जो क्लास स्विचिंग है उसके द्वारा जो इसका कांस्टेंट रीजन है उसको क्या किया जाएगा, बार बार रिप्लेस किया जाएगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्या किया जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा, जिसमें G और IgE मौजूद होंगी। क्लियर है? तो क्लास स्विचिंग के द्वारा डिफरेंट आइसोटाइप ऑफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किया जाएगा और उनको ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही जो सेकेंड इन्फेक्शन होगा, सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन होगा, तो अब हमारा जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जल्दी होगा। जैसे प्राइमरी रेस्पॉन्स को आने में 10 से 15 दिन लगते हैं, तो हमारा जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होगा वो 1 से 3 दिन के बीच में आ जाएगा। जहां प्राइमरी रेस्पॉन्स के अंदर सामान्यतः आईजीएम और आईजीजी होते हैं, उसमें सेकेंडरी रेस्पॉन्स में जो मुख्य इम्यूनोग्लोबिन होती है वो कौन सी होती है, आईजीजी। देखो सबसे अबंडेंट जो एंटीबॉडी है ब्लड के अंदर वो कौन सी है, आईजीजी। 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है सीरम में वो क्या होता है, आईजीजी। ये लगभग 80% होता है। उसके बाद में जो सेकंड सबसे हाईएस्ट एंटीबॉडी है वो कौन सी है, ए। ये लगभग कितना परसेंट होती है, 10 से 15%। 10 से 15% कौन सी होती है, आईजीए। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, आईजीएम, 5 से 10%। और सबसे लीस्ट, सबसे कम जो एंटीबॉडी बनती है वो कौन सी होती है, आईजीडी। वो लगभग 0.2% होती है। तो लीस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी है डी, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीजी। क्लियर है?
तो इस प्रकार क्या किया जाएगा, एक पूरी की पूरी फोर्स तैयार कर दी जाएगी एंटीबॉडी की, जो क्या करेगी, उस पैथोजन के एंटीजन को आइडेंटिफाई कर उसका डिस्पोजल कर देगी। देखिए, जो एंटीबॉडी के द्वारा पैथोजन का एलिमिनेशन है वो 4 तरीके से पॉसिबल है। किस तरीके से कि सब, या तो वो एंटीबॉडी क्या करे, उस पैथोजन के उस एंटीजन को क्या कर ले, कवर कर ले, ताकि ये पैथोजन होस्ट सेल के साथ क्या नहीं कर पाए, इंटरेक्ट नहीं कर पाए। यानी होस्ट सेल इंटरेक्शन को क्या कर दे, हतोत्साहित कर दे। एंटीजन के एपिटोप को क्या कर लिया जाएगा, एंटीबॉडी के पैराटोप के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, ताकि ये जो पैथोजन है वो होस्ट सेल को क्या नहीं कर पाए, इन्फेक्ट नहीं कर पाए। या फिर क्या कर दिया जाएगा, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मैंने एक हल्का सा हिंट दिया था, इसके द्वारा जो मैक्रोफेजेस हैं वो पैथोजन के फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस को क्या कर देते हैं, असलरेट कर देते हैं। या फिर क्या कर दिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव कर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के द्वारा पैथोजन में होल कर दिया जाएगा। या चौथा क्या होगा, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी द्वारा नेचुरल किलर सेल्स उसको क्या करेगी, एपोप्टोसिस के द्वारा एलिमिनेट कर देगी। इस प्रकार ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन है उसको बॉडी से क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक बार मैं फिर से इसको क्विक रिवाइज कर देता हूं। क्या होता है, बी सेल एंटीजन को रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा रिसीव करती है, एमएससी क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल के द्वारा अपनी मेम्ब्रेन पर एक्सप्रेस करती है। इस एंटीजन को टी हेल्पर सेल का टी सेल रिसेप्टर क्या कर देता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसके बाद में इसका बी सेल का जो कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स है वो टी सेल के CD28 रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन करता है, और CD40 एल के साथ क्या करता है, बाइंड कर जाता है, जिससे सेकेंड सिग्नल मिलता है, और बी सेल एक्टिव होकर साइटोकाइन रिसेप्टर का सीक्रेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर्स। तो जैसे ही बी सेल जो कोस्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स की वजह से एक्टिवेट हुई थी, साइटोकाइन रिलीज करती है, उस साइटोकाइन को जैसे ही रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है, हमारी बी सेल एक्टिवेट हो जाती है और उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्रोलिफरेशन स्टार्ट होता है, ये बी सेल बहुत सारी कॉपी बना लेती है, इनमें से कुछ प्लाज्मा सेल की तरह बिहेव करती हैं और एंटीबॉडी सीक्रेशन करती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी रेस्पॉन्स। और कुछ मेमोरी में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। ये जो एंटीजन एक्टिवेटेड बी सेल्स हैं, ये लिम्फ नोड या स्प्लीन के जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें क्या हो जाती है, माइग्रेट कर जाती हैं, और प्रोलिफरेशन के द्वारा अपनी नंबर को क्या करती है, इंक्रीज करती हैं। तो ये प्रोलिफरेटिंग जो बी सेल्स हैं, इनका जो ये फॉलिकल है, क्या कहलाता है, जर्मिनल सेंटर। इस जर्मिनल सेंटर में जो एक्टिवेटेड इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज एंजाइम है, उसकी वजह से सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से वेरिएबल रीजन अल्टर्ड होता है, और जो क्लास स्विचिंग होती है उसके द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी के जो आइसोटाइप है उनका क्या कर दिया जाता है, सीक्रेशन कर दिया जाता है। इस प्रकार हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी और जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन है उसको क्या करती है, एलिमिनेट करती है। लेकिन ये जो बी सेल का एक्टिवेशन है ये 2 तरीके से पॉसिबल है। एक तरीके का जो एक्टिवेशन है वो हमने यहां देखा, जिसको हम टी हेल्पर सेल डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन बोलते हैं, जिसको अपन थाइमस डिपेंडेंट एंटीजन बेस्ड एक्टिवेशन भी बोल सकते हैं। लेकिन एक एक्टिवेशन बिना टी हेल्पर सेल के भी हो सकता है। जैसे कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल वॉल पे जो पॉलीसैकेराइड मौजूद होता है, जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, वो क्या होता है, एक पॉलीमेरिक जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें रिपीटिंग क्या होते हैं,
एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो उन रिपीटिंग एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट की वजह से हमारी बी सेल है वो बिना टी हेल्पर सेल के क्या कर सकती है, प्रोलिफरेट हो सकती है और एंटीबॉडी का सीक्रेशन कर सकती है। तो ऐसा जिसमें टी हेल्पर सेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी मदद की आवश्यकता नहीं होती है, टी हेल्पर सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन बोलते हैं। और दूसरा टी हेल्पर सेल मीडिएटेड जो एक्टिवेशन है, डिपेंडेंट एक्टिवेशन है, वो हमने यहां समझाने की कोशिश की है। एक बार मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि जो स्टूडेंट नहीं देख पाए वो अपने पर्सनल नोट्स के लिए इनका इस्तेमाल कर ले। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।